वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम साइंस कैटेगरी का एक मॉक पेपर सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज का थर्ड मॉक पेपर है। अगर आपने पहले दो मॉक पेपर्स नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखनी है। इस मॉक पेपर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। आज के इस वीडियो में हम 25 सवालों को सॉल्व करेंगे। इस पेपर के पहले 10 सवाल जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश दोनों साइंस एंड जनरल कैटेगरी में कॉमन सब्जेक्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और इस वीडियो की लिंक ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सेकेंडरी स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि चूज द सेंटेंस दैट यूज द करेक्ट कंडीशनल फॉर्म। ऑप्शन ए है इफ आई वुड हैव नोन आई वुड हैव कम अर्लियर। ऑप्शन बी है इफ आई न्यू आई वुड हैव कम अर्लियर। ऑप्शन सी इफ आई नो आई विल हैव कम अर्लियर। ऑप्शन डी है इफ आई विल नो आई विल हैव कम अर्लियर। Basically, there are four types of conditional sentences: zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. कंडीशनल्स पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखने हैं। क्योंकि जब वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस वो कहाँ यूज़ होते हैं और उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है क्लियर हो जाएगा। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा बी, इफ आई न्यू आई वुड हैव कम अर्लियर। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि जो उसका पहला पार्ट है इफ वाला, उसमें क्या पास्ट परफेक्ट यूज होता है, हेड यूज होता है। क्योंकि अब इस सेंटेंसेस में कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है तो इनफॉर्मल में क्या सिंपल पास्ट भी चल जाता है। तो ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें मोस्ट सूटेबल कंडीशनल फॉर्म क्या है, करेक्ट कंडीशनल फॉर्म, दैट इज ऑप्शन बी, इफ आई न्यू आई वुड हैव कम अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट यूज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। अब आइए पहले समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। वंस आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा तो यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लास टू अ रिलेटिव क्लास। या इसको मजीद और सिंपल समझें कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर मीन टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट। एज यू नो के सेंटेंस के क्या तीन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट के बारे में मजीद कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हु, होम, हुज, विच एंड दैट। अब हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसी न किसी शख्स, पर्सन को क्या रिलेट करता है। जब सब्जेक्ट में कोई पर्सन हो, पर्सन नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल देखें, शीला हु इज अ टीचर आल्सो वर्क्स एज ए सोशल वर्कर। अब शीला क्या है? एक पर्सन है और इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। तो अब हु क्या कर रहा है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि शीला क्या करती है, एक सोशल वर्कर है। हु इज आल्सो अ टीचर, सोशल वर्कर के साथ क्या क्या है? टीचर भी है। या दूसरा सेंटेंस देखें, द गर्ल हु सेव्ड द लिटिल बॉय वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। वो लड़की जिसने क्या छोटे से बच्चे की जान बचाई वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। तो हु हमेशा किसको, पर्सन को रेफर करता है। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है हुज। ये क्या करता है? यूज टू शो पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन। पोजीशन क्या, इसको सिंपल समझे, मालिकी किसी चीज का, टू बी ओनर ऑफ समथिंग। अब ये क्या है? द बॉय डैश सिस्टर इज अ रिनाउंड ओरेटर इज एन ओरेटर हिमसेल्फ। अब बॉय के साथ क्या? हुज सिस्टर, मतलब उसकी बहन। डेट भी क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। मोस्टली ये एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होती है। अब ये सेंटेंस देखें, द कार दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ वाज फाउंड इन अ रिवर। वो गाड़ी जो पिछले महीने चोरी हो गई थी, दैट इज फाउंड इन अ रिवर। तो कार के साथ क्या? दैट लगेगा, हु कभी भी नहीं लगेगा। और विच
विच भी, विच और दैट, ये ऑलमोस्ट सेम यूज होते हैं लेकिन इनमें लिटिल बिट डिफरेंस है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन रिलेटिव प्रोनाउन सून। अब ये एक एग्जांपल आप लोगों के लिए है, फिल इन द ब्लैंक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई एम नॉट श्योर डैश दिस बुक बिलोंग्स टू हु, होम, विच, डेट। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट यूज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। द बुक डैश हु आई borrowed फ्रॉम द लाइब्रेरी was fascinating। अब हु, एक तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसमें क्या हु कभी भी नहीं लगेगा, दैट लगेगा। ऑप्शन बी है द पर्सन होम आई गेव द गिफ्ट वाज माय बेस्ट फ्रेंड, तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा बी, दिस इज द हाउस दैट इट वाज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी। अच्छा, इसमें मिस्टेक क्या है, हाउस के साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन तो ठीक है, लेकिन इसमें दैट एज अ सब्जेक्ट ही काम करेगा, दैट के बाद कोई भी सब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। इसमें मिस्टेक क्या है, इट, दिस इज द हाउस दैट वाज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी। एंड लास्ट है शी इज द वुमन हुज एडमायर फॉर हर करेज, तो इसमें क्या होम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वर्ड इज ए सिनोनिम फॉर एफेमेरल। जब तक आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आएगी तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट इट्स सिनोनिम और एंटोनिम। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि एफेमेरल क्या है और उसकी मीनिंग क्या है। एफेमेरल एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग क्या है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ऐसी कोई भी चीज जिसका वजूद थोड़ी देर के लिए हो। अब ये सेंटेंस देखें, फैशंस आर इफेमरल, न्यू वंस रेगुलरली ड्राइव आउट द ओल्ड। मतलब जो फैशंस हैं दे आर शॉर्ट लिविंग, थोड़े वक्त के लिए होते हैं फिर उनको रिप्लेस कर देते हैं कौन से, नए फैशंस। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या है, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव्ड, ब्रीफ, शॉर्ट, टेम्पररी। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, परमानेंट, लास्टिंग। वापस आते हैं अपने सवाल पे कि विच वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर एफेमरल। ऑप्शन ए है एंड्योरिंग, ऑप्शन बी फ्लीटिंग, सी परमानेंट, डी इम्यूटेबल। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा बी, फ्लीटिंग। अगर इसमें एंटोनिम होता तो इसका एंटोनिम क्या होता, सी, परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज सिनोनिम फॉर ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट क्या है, एक वर्ब है जिसकी मीनिंग क्या है, मेक ऑब्स्क्योर, अनक्लियर और अनइंटेलिजिबल। मतलब किसी चीज को कंफ्यूज करना, किसी बंदे को, तो मेक अनक्लियर, किसी सिचुएशन को क्या करना, पजल करना, परप्लेक्स करना, कंफ्यूज करना, तो मेक इट नॉट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है कंफ्यूज, ऑप्शन बी है क्लेरिफाई, ऑप्शन सी है सिंप्लीफाई, ऑप्शन डी है इल्यूमिनेट। इस सवाल का सही ऑप्शन होगा ए, कंफ्यूज। ऑब्फस्केट मींस कंफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिनोनिम फॉर यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मकसद क्या है, प्रेजेंटिंग, अपीयर और फाउंड एवरीवेयर। कोई ऐसी जग, कोई ऐसा शख्स या कोई थिंग जो एवरीवेयर हो, हर जगह पे मौजूद हो। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, यूनिवर्सल, एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, परवेजिव। अच्छा, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं जो हर जगह पे मौजूद हो, जैसे खुदा के लिए यूज होता है कि इट इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अल्लाह दैट ही इज ओमनी प्रेजेंट, ये हर जगह पे मौजूद है। अब ये जुमला देखें, हिज यूबिक्यूटस इन्फ्लुएंस वाज फेल्ट बाय ऑल द फैमिली। हिज यूबिक्यूटस इन्फ्लुएंस मतलब जो उसका असर है, वो असर क्या है, यूबिक्यूटस, यूनिवर्सल, मतलब हर जगह पे, दैट वाज फेल्ट बाय ऑल द फैमिली। अब आते हैं इसके ऑप्शंस पे। स्कार्स, अब स्कार्स का क्या मकसद है, शॉर्टेज, किसी चीज की कमी। ऑप्शन बी है अबंडेंट, अबंडेंट क्या होता है, किसी चीज की कसरत, ज्यादा होना। ऑप्शन सी है एल्यूसिव एंड ऑप्शन डी है परवेजिव। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा डी, द सिनोनिम फॉर यूबिक्यूटस इज परवेजिव। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एंटोनिम फॉर प्रीकैरियस। अब आते हैं कि प्रीकैरियस की मीनिंग क्या है। प्रीकैरियस एक एडजेक्टिव है जिसकी दो मीनिंग्स हैं, एक तो उसकी मीनिंग है डेंजरस, हजार्डियस, अनसेफ, रिस्की, और उसकी दूसरी मीनिंग क्या है, डिपेंडेंट ऑन चांस, अनसर्टेन, मतलब
ऐसी चीज जो क्या हो, अनसर्टेन हो, जिसमें जिसके बारे में कोई श्योरिटी ना हो। और उसके सिमिलर क्या होते हैं, अनसर्टेन, इनसिक्योर, अनरिलायबल। अब अगर ऑप्शंस पे गौर करें, ऑप्शन ए है स्टेबल, ऑप्शन बी है इनसिक्योर, ऑप्शन सी है अनस्टेडी, ऑप्शन डी है अनसेफ। इनसिक्योर, अनसेफ, दे आर सिनोनिम फॉर प्रिकेरियस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन होगा दैट इज स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 7 है एंटोनिम फॉर एम्बिग्यूअस। अब एम्बिग्यूअस का क्या मकसद है, ऐसी चीज जिसमें शक शुबा हो, दैट इज नॉट क्लियर। एम्बिग्यूअस का जो एंटोनिम होता है वो होता है अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस का क्या मकसद होता है, क्लियर। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा ए, क्लियर। अच्छा, ये जो ऑप्शन सी है वैग या अनक्लियर, ये इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अ पर्सन हु स्टडीज एंड कलेक्ट्स कॉइन्स एंड करेंसी। ऐसा शख्स जो क्या करता है, कॉइन्स, सिक्कों की स्टडी करता है या उनको कलेक्ट करता है, तो ऐसे शख्स को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फिलेटलिस्ट, ऑप्शन बी है न्यूमिस्मेटिस्ट, ऑप्शन सी है आर्कियोलॉजिस्ट एंड ऑप्शन डी है बॉटनिस्ट। फिलेटली क्या है, एक नाउन है, उसका मकसद क्या है, द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। ऐसा शख्स जो पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, फिलेटलिस्ट, या उसकी स्टडी करता है। फिलेटली क्या है, एक स्टडी है किसकी, कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। और ऐसा शख्स जो वो स्टडी करे या उनको कलेक्ट करे तो उसको क्या कहते हैं, फिलेटलिस्ट। ऑप्शन बी है न्यूमिस्मेटिस्ट। एक स्टडी है जिसका नाम क्या है, न्यूमिस्मेटिक्स। ये स्टडी क्या है, द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, बैंक नोट्स एंड मेडल्स। तो ऐसा शख्स जो वो स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा बी, अ पर्सन हु स्टडीज एंड कलेक्ट्स कॉइन्स एंड करेंसी इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिस्ट। अगर यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प्स होता तो उसका क्या ऑप्शन होता, ए, फिलेटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आई एम लुकिंग फॉर डैश बुक यू रिकमेंडेड लास्ट वीक। अब इसमें जो आर्टिकल है वो कौन सी आनी चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर डैश बुक। अब इसमें क्या है, एक स्पेशल बुक की बात हो रही है कि आई एम लुकिंग फॉर डैश बुक, मैं उस बुक की तलाश कर रहा हूँ। वो कौन सा बुक, यू रिकमेंडेड लास्ट वीक, जो तुमने रिकमेंड किया था लास्ट वीक। तो इसमें क्या ऑप्शन सी होगा, द आई एम लुकिंग फॉर द बुक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ही इज नोन फॉर बीइंग ए कोल्ड फिश एट सोशल गैदरिंग्स। व्हाट डज दिस इडियम मीन। कोल्ड फिश एक इडियम है या एक एक्सप्रेशन है, वो डिस्क्राइब करती है एक हार्ड हार्टेड, अनफीलिंग इंडिविजुअल को, हु शोज नो इमोशंस, या ऐसा शख्स हु इज अनफ्रेंडली या हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग। तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, कोल्ड फिश। अगर ऑप्शंस पे गौर करें तो ऑप्शन ए है लविंग एंड वार्म, नो। ऑप्शन बी है सोशली ऑकवर्ड एंड अनफ्रेंडली, ऑप्शन सी है एनर्जेटिक एंड लाइवली, ऑप्शन डी है ए गुड स्विमर। तो कोल्ड फिश का सही ऑप्शन क्या होगा, सोशली ऑकवर्ड और अनफ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब डैश रेडिएशन। ऑप्शन ए है इंफ्रारेड, बी माइक्रोवेव, सी अल्ट्रावायोलेट, डी गामा। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा ए, इंफ्रारेड। इस लेक्चर को आपने ज़रूर भी देखना है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। इसमें मैंने ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिटेल में समझाया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हेन व्हाइट लाइट passes थ्रू अ प्रिज्म इट splits into डैश कलर्स। As you know कि when white light passes through prism it splits into 7 colors। वो 7 colors कौन कौन से हैं, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। अच्छा, ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट स्प्लिटिंग होती है 7 कलर्स में उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डिस्पर्शन। और विजिबल स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसको ह्यूमन आई क्या डिटेक्ट कर सके तो उसको हम क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। और विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है वो फ्रॉम 380 टू 750 नैनोमीटर्स होती है। अच्छा, ये जो 7 कलर्स हैं इनमें काफ़ी सारे सवालात आते हैं, जैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है या हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है।
So the red color has the highest wavelength and shortest frequency. Wavelength एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो क्या वेवलेंथ कम होगी। तो जो रेड कलर है इट हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, और जो वायोलेट कलर है इसको क्या है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इन दो पॉइंट्स में से आपके 4-5 एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो ये आपने जरूर भी याद रखने हैं। एक सवाल आता है कि विच कलर बेंड्स द मोस्ट। तो जो वायोलेट कलर है वो क्या करता है, इट बेंड्स द मोस्ट, और जो रेड कलर है हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड बेंड्स द लीस्ट। अब आते हैं सवाल पे कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू डैश कलर्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 7। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम टेम्परेचर दैट ह्यूमन स्किन कैन इंड्योर विदाउट गेटिंग ब्लिस्टर्स। वो कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां पे ह्यूमन स्किन क्या होती है, डैमेज नहीं होती। ब्लिस्टर्स क्या है, क्या रैशेज निकलना, स्किन का डैमेज होना। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है ए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर एंड डिटरमिनिंग क्लाइमेट ऑन द अर्थ। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है ए, ओशंस। ओशंस play the most important role in regulating temperature and determining climate on the earth. Question number 15 is the distance of moon from the earth is dash kilometers। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है 384,000 किलोमीटर्स। अच्छा, एग्जाम्स में समटाइम्स कांस्टेंट भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ये क्या है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस है बिटवीन मून एंड अर्थ। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट भी पूछ सकते हैं, इफ यू नो द स्पीड ऑफ लाइट राइट इन कमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इनेबल्स। प्लांट्स में जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो किस चीज को ट्रिगर करता है, किस चीज को इनेबल करता है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है बी, फर्टिलाइजेशन। अब इसको जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन एक ऐसा मेथड है वेयर pollen grains are picked from an anther which is the male part of the flower and transferred to the flower's female part called stigma। एज यू नो कि रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर का होना ज़रूरी है। तो ऐसे प्लांट्स जिनको फ्लावर्स होते हैं दे कम्प्लीटली रिलाई ऑन पॉलिनेशन मेथड फॉर रिप्रोडक्शन। अब जो फ्लावर का मेल पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एंथर, और जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स क्या हैं, दे आर लाइक स्पर्म, वो क्या ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनेशन का अमल जिसमें वो सेम फ्लावर हो या दो डिफरेंट फ्लावर्स हों बट सेम प्लांट के हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, और उसमें किसी दूसरे एजेंट की जरूरत नहीं होती। अब दूसरा मेथड है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मकसद है, क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, विंड या इंसेक्ट्स, वाटर एंड अदर एजेंट्स एज पॉलिनेटर्स। अब अब आपने देखा होगा कि फ्लावर्स पे क्या मक्खियां बैठती हैं, तो वो क्या करती हैं, एज अ एजेंट वो यूज होती हैं। वो क्या करती हैं, दे ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्टनर एंथर टू फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, क्रॉस पॉलिनेशन। और इस पॉलिनेशन के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर ये पॉलिनेशन बाय विंड हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अनेमोपॉली। अगर ये पॉलिनेशन बाय एनिमल्स हो तो इसको क्या कहते हैं, जूफाइली। एंड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोफाइली। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिश्यू। ऑप्शन ए है ब्लड, बी लंग्स, सी किडनी, डी ओवरी। लंग्स, किडनी एंड ओवरी आर ऑर्गन्स।
तो इस सवाल का सही ऑप्शन है ए, ब्लड इज ए टिश्यू। अब बायोलॉजी में टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू इन बायोलॉजी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट possesses a similar structure and perform a specific function। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स के ग्रुप मिला के जिनका एक ही काम हो या उनका एक जैसा स्ट्रक्चर हो, वो मिला के क्या टिश्यू बनाते हैं। और एनिमल्स में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्स में इस तरह का सवाल आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर इन एनिमल्स। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स। अच्छा, स्टडीज के बारे में बड़े सवाल आते हैं, जैसे स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। और ऐसा शख्स या ऐसा डॉक्टर, ऐसा स्पेशलिस्ट जो क्या करता है, ब्लड या ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करता है, हम उसको क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजिस्ट या हेमाटोपैथोलॉजिस्ट। ब्लड की ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जो आपने ज़रूर भी याद रखनी है। एक है अनीमिया। अनीमिया क्या है? इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। अब ये जिस बंदे को होती है तो उसमें क्या हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते या हेमोग्लोबिन नहीं होते, जिसकी वजह से क्या ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन हो वो क्या होती है? वीक होती है। एज यू नो कि हेमोग्लोबिन क्या करता है? इट कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आई रिपीट, एक सवाल आता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन और जॉब ऑफ हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। दूसरी डिजीज है हेमोफीलिया। और हेमोफीलिया क्या है? एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जो नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं। अब इस बीमारी में क्या होता है? आपकी बॉडी जो है दैट इज अनएबल टू मेक ब्लड क्लॉट्स, मतलब बॉडी को अगर कोई कट लग जाए तो बॉडी क्या करती है? क्लॉट्स नहीं बनाती, नेचुरली कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता उसको रोकने के लिए। अच्छा, एक सवाल बताएं कि विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉट? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द, ऑप्शन ए है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ प्रोटॉन्स, लॉस ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है बी, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जो केमिस्ट्री लेक्चर की मैंने आपको लिंक दी है उसमें मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन को बड़ा डिटेल में समझाया है, आपने वो जरूर भी देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अबाउट डैश ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ मैमल इज वाटर। इस सवाल का सही ऑप्शन है सी, 70%। नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हीलियम गैस। ऑप्शन ए है कलरलेस, बी ऑर्डरलेस, सी टेस्टलेस, ऑप्शन डी है टॉक्सिक। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है डी, हीलियम गैस जो कि एक इनर्ट गैस है या नोबल गैस है, दैट इज नॉट टॉक्सिक। बाकी जो हीलियम गैस के बारे में ट्रू है वो क्या है? इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। क्वेश्चन नंबर 22 है द केमिकल नेम ऑफ चॉक इज, सोडियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो चाक यूज होता है स्कूल में वाइट कलर का, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा डी, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम आम जुबान में क्या कहते हैं? चूना, वाइट कलर का, जो रंग करने में काम आता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर द केमिकल फार्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। क्वेश्चन नंबर 23 है द सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, ऑप्शन ए है मेटल, ऑप्शन बी है कैटलिस्ट, ऑप्शन सी है अलॉय, ऑप्शन डी है एंजाइम्स। इस सवाल का सही ऑप्शन होगा बी, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एंजाइम्स भी क्या हैं? कैटलिस्ट हैं, बट दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब ये जो ऑप्शन सी है अलॉय, अब अलॉय किसे कहते हैं? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स वेयर प्राइमरी कंपोनेंट इज मेटल। अब क्या करते हैं, किसी भी मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इन्हेंस करने के लिए, डिफरेंट पैरामीटर सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उनको मिक्स करते हैं विथ सम अदर एलिमेंट्स।
बट उनमें जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, मेटल। अब ये एक सवाल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रॉन्ज एंड ब्रास बोथ आर अलॉय। अब ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, और ब्रॉस इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्ट्रेस के ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज एंड ब्रॉस के अलॉय ये किन दो मेटल्स के बने हैं। आप दी क्वेश्चन नंबर 18, सो उसको भी पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन्स। ऑप्शन ए सपोर्ट, ऑप्शन बी है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी है मसल अटैचमेंट। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है सी, प्रोटीन सिंथेसिस इज नॉट जॉब ऑफ बोन्स। बाकी ये जो तीन ऑप्शन है, सपोर्ट, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी है मसल अटैचमेंट, ऑल दीज आर द जॉब्स ऑफ और फंक्शंस ऑफ बोन्स। कहते हैं कि बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये जो अडल्ट्स होते हैं उनको क्या 206 बोन्स होते हैं, और जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको क्या 300 बोन्स होते हैं। तो कई सारे बोन्स फ्यूज हो जाते हैं, जैसे जैसे बच्चा बढ़ जाता है तो उसके बोन्स क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, और वो जब एक मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसको क्या 206 बोन्स बचते हैं। एक सवाल आता है कि लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो ये जो टांग में एक फ्यूमर बोन होता है इट इज द लॉन्गेस्ट बोन, और जो कान में मिडिल ईयर में स्टेप्स नामी एक बोन है इट इज द शॉर्टेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम। ऑप्शन ए है कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। पढ़ते हैं कि हीट ट्रांसफर क्या है। हीट ट्रांसफर जैसे कि इसके नाम से क्लियर है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब ये जो हीट ट्रांसफर है ये तीन तरीकों की होती है, एक कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड सी है रेडिएशन। और हीट ट्रांसफर कब होती है, हीट ट्रांसफर तब होती है व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ना हो तो हीट ट्रांसफर नहीं होती। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस exists between the two systems, heat will find a way to transfer from higher to the lower। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीट ट्रांसफर का फ्लो कहाँ से होता है, इट इज फ्रॉम हायर टू द लोअर। जिस सिस्टम का टेम्परेचर हायर होता है उससे क्या लोअर की तरफ हीट जाती है। कहते हैं कि कंडक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू द मीडियम ऑफ टू द एन अदर विथ पार्टिकल्स बीइंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट। ऐसा हीट का हमल जिसमें दो जो सिस्टम्स हैं वो क्या हैं, उनका फिजिकल कांटेक्ट हो, डायरेक्ट कांटेक्ट हो। जैसे आयरनिंग ऑफ क्लॉथ, ये क्या है, एक कंडक्शन का एग्जांपल है। अब आते हैं कि कन्वेक्शन किसे कहते हैं, the movement of fluid molecules from higher temperature regions to the lower temperature regions। कभी आपने नोट किया है कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो नीचे का टेम्परेचर हो ज़्यादा होता है और ऊपर का कम होता है। तो इस तरह का हीट ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्शन। एंड लास्ट वन इज थर्मल रेडिएशंस या रेडिएशंस। ये थर्मल रेडिएशन इज जनरेटेड बाय द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये वेव्स क्या करती हैं, ये हीट को कैरी करती हैं। अब ये इस तस्वीर पे अगर आप गौर करें तो कंडक्शन क्या है, इस ये देखें फिजिकल कांटेक्ट से होती है। ये जैसे इस पतीले को बंदा हाथ लगा रहा है तो उसके जो हीट ट्रांसफर है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। और कन्वेक्शन देखें, विद इन जो लिक्विड में हीट ट्रांसफर है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्शन। और रेडिएशन जैसे वो आग जल रही है उसकी जो सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन होगा दैट इज सी, रेडिएशन। हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन वैक्यूम इज रेडिएशन। इस लास्ट सवाल है, द बेस्ट सॉइल पीएच वैल्यू फॉर मोस्ट क्रॉप्स एंड प्लांट्स इज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है सी, 6.5। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, आई होप you really enjoyed watching this video, and I will try my best to upload the second part of this video as soon as possible. Thank you.